गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 16 पढ़ेंगे। संस्कृति क्या है, इसका पार्ट 2। कल हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि संस्कृति क्या होती है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित निबंध है। तो कल आपको इस निबंध में हमने बताया था कि संस्कृति और सभ्यता में दोनों में अंतर होता है, और संस्कृति मनुष्य का भीतरी विकास करती है और मनुष्य के अंदर दया, माया, परोपकार, इन सब गुणों का विकास करती है, विनय और विनम्रता लाती है। जबकि सभ्यता मनुष्य का बाहरी विकास करती है, ठाट बाट और ऐसे रहने का विकास। तो इसी के आगे अब हम लोग बच्चों इस पाठ को पढ़ते हैं। तो इसके आगे का पैराग्राफ देखिए कि एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हमें छिपा हुआ है। जब ये कहावत है कि सभ्यता तो वो है जो हमारे पास है और संस्कृति वो गुण है जो हमारे भीतर छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय, भैंस, बैल, घोड़े, हाथी, मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास सब कुछ होता है। कपड़े होते हैं और ज़रूरत का सारा सामान, गाय, भैंस, बैल, हाथी, मोटर, हवाई जहाज, ये सब वस्तुएं होती हैं। मगर ये सारी जो वस्तुएं हैं ये हमारी सभ्यता के सबूत हैं। लेकिन ये जो भी वस्तुएं होती हैं ये सब सभ्यता से हमको मिलती हैं। मतलब ये सब जो वस्तुएं होती हैं ये सभ्यता का प्रमाण होती हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि जिंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहाँ तक हासिल की हैं। मतलब इन चीज़ों से ये पता लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये सब जो बाहरी सुविधाओं का जो है सामान है कहाँ तक प्राप्त किया है। लेकिन संस्कृति इतने मोटे तौर से दिखाई नहीं देती। लेकिन जो संस्कृति होती है, चूँकि संस्कृति हमारा आंतरिक गुण होता है, वो अंदर छिपा होता है, तो इस तरह से बाहर उसको हर कोई नहीं देख सकता, उस तरह से बाहर नहीं दिखती है। तो इस तरह से साफ साफ मोटे तौर पर नहीं दिखती है, वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन होती है और वह हमारी प्रत्येक पसंद और आदत में छिपी रहती है। मतलब संस्कृति को इस तरह से आदमी नहीं देख सकता जब तो कोई आदमी अपनी बात को बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, या उसका व्यवहार नहीं दिखेगा, तो उस समय तक उसके संस्कृति के बारे में पता नहीं लगता है। और ये भौतिक सुख सुविधाएं तो ये बाहरी चीजें हैं, ये सब दिख जाती हैं, तो इससे सभ्यता का पता लग जाता है। परंतु संस्कृति जो होती है वो हमारी पसंद और हमारी आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है। मकान जैसे बनाया ये काम सभ्यता का है। लेकिन हम मकान को कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, मकान की क्या डिजाइन होती है, क्या उसका नक्शा होता है, ये जो पसंद होता है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी संस्कृति बतलाती है ना। क्योंकि देखिए सबका घर बनवाने का तरीका, सबके कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका सब अलग अलग होता है ना। तो ये सबकी अलग अलग संस्कृति होती है। तो ये जो होता है ये संस्कृति बताती है कि आपको कैसा पसंद है, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है। कपड़ा तैयार करना सभ्यता का काम है, कपड़ा बनाना तो सभ्यता का है काम कि भाई कपड़ा बना लिया। लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो यह हमारी संस्कृति बताती है कि कपड़ा किस रंग का हमको पहनना है, किस डिजाइन का हमको पहनना है ना। तो ये सब क्या बताती है, ये सब हमारी संस्कृति बताती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं यह बतलाना हमारी संस्कृति का काम है। मतलब हथियार तो हमने बना लिए, ये तो हमारी सभ्यता का विकास है। तो ये इससे ये दिखता है कि हम कितने सभ्य हो गए, कि कितनी चीज़ें हमें बनानी आ गई। तो ये तो सभ्यता का है काम, ठीक है। लेकिन उस हथियार का प्रयोग सही ढंग से करना, कि किस पर उसको करना है, किस पर इसको नहीं जो करना, ये हमको संस्कृति बताती है। क्योंकि संस्कृति हमारा आंतरिक गुण है जो कि हमें अच्छे और गलत, सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। यही हमारी संस्कृति का मुख्य गुण होता है। और आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं,
आज आप देखते हैं ना कि दुनिया में हर देश में कितने बड़े बड़े बम और नए नए जो तरीके के हथियार बन रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन संस्कृति जो है वो संस्कृति पुकार पुकार करके कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में बड़े बड़े बम बन रहे हैं, बड़े बड़े हथियार बन रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ही हमको उसका गलत प्रयोग करने से रोकती है ना, और ये बताती है कि इसका उपयोग इस ढंग से मत करो, वरना पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। कितने सारे एटम बम, कितने सारे परमाणु बम बने हुए हैं, रखे हुए हैं, लेकिन ये तो नहीं कि उसका हर समय जो प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमको रोकती है कि उसका इस्तेमाल जो करने से, क्योंकि उसका प्रयोग अगर हुआ, उस हथियार का अगर उपयोग हुआ, तो किसी भी हथियार का उपयोग हो या किसी भी बम का उपयोग हो, इन सब से क्या होता है, दुनिया का की बर्बादी ही तो होनी है, इंसान को बर्बादी ही तो होना है। इसीलिए इन सब के प्रयोग पर रोक लगाना ये हमारी संस्कृति का काम है। एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? विकार मतलब इंसान के अंदर की जो बुराइयां होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। ये आदमी के अंदर की बुराइयां होती हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं। मद मतलब होता है अहंकार, और मत्सर मतलब होता है द्वेष विकार। किसी से द्वेष की भावना रखना, बुरी भावना रखना, वो होता है द्वेष। तो ये प्रकृति के दिए हुए होते हैं। ये जो विकार होते हैं मनुष्य के अंदर, ये प्रकृति से ही मिले होते हैं। इंसान का नेचर में, इंसान के स्वभाव में ये सब सभी विकार जो है वो शामिल रहते हैं। मगर ये विकार अगर इनको बेरोक छोड़ दिए जाएं, तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भी भेद नहीं रह जाएगा। मतलब कि अगर इन विकारों पर कोई रोक ना लगाई जाए और इनको ना रोका जो जाए, इनको बढ़ने दिया जाए और इनके विकार के जो अनुसार कोई काम जो करे, तो फिर इंसान और जानवर एक जैसा हो जाएगा, कोई फर्क उसमें नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ना नहीं है, घटना चाहिए। मतलब अपने जो उसके विकार हैं, कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, तो ये बढ़े ना, बल्कि ये घटें, और मतलब कि धीमे धीमे कम हो। तो गुस्से को ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए। गुस्सा मतलब कि जब आदमी बहुत किसी बात पर नाराज होता है, तो गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस पर भी थोड़ा सा, उसमें भी आपका नियंत्रण हो कि जब भी कभी बहुत गुस्सा आए तो उसको थोड़ा सा कम कर लें, कम गुस्सा हो। और लोभ, मोह, मद, मत्सर को भी एक हद में रहना चाहिए। ये ऐसे विकार हैं जो कि इंसान को प्रकृति से मिले होते हैं, मतलब ये उसके स्वभाव में जो शामिल रहते हैं। तो इन्हें एकदम ख़त्म करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम उस पर रोक तो लगा ही सकते हैं, या उनको एक सीमा तक बांध करके रख सकते हैं। तो इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू करता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। जिस व्यक्ति का इन विकारों पर जितना ज़्यादा जो काबू होता है, मतलब जितना ज़्यादा वो अपने इन विकारों को बस में रखता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी, उतनी ही ऊंची समझी जाती है। यानी कि वह व्यक्ति उतना ही संस्कृतिवान होता है। तो संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना है और उसके गुण को अधिक बनाना है। आदमी भी एक प्रकार का जानवर ही है, आदमी भी एक प्रकार का जानवर है, लेकिन जानवर के जो गुण हैं, यानी पशुत्व को छोड़कर वह जितना ही आगे बढ़ता है, उसकी संस्कृति भी उतनी अच्छी होती जाती है। मतलब जो इंसान के अंदर की जो बुराइयां हैं, इसीलिए उनको बोला गया है कि वो पशु के समान है। पशु को भी गुस्सा आता है, तो गुस्से में उसको कुछ भी अच्छा बुरा नहीं दिखता है। तो इसी तरह इंसान को भी जब बहुत कस के गुस्सा आता है, तो उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता है। तो इसीलिए जो बोला है कि आदमी की जो स्वभाव है इंसान का, कि वो
अपने पशुत्व को अगर छोड़ करके अपने अंदर संस्कृति को विकसित करता है, तो जितना ज़्यादा अपनी संस्कृति को वो बढ़ाता है, पशुत्व को छोड़कर वह उतना ही आगे बढ़ता जाता है। जितनी ज़्यादा इंसान के अंदर अच्छे संस्कार बढ़ेंगे, उसकी संस्कृति बढ़ेगी। मतलब दया की भावना, परोपकार की भावना, विनम्रता, ये सारी बातें अगर इंसान अपने अंदर बढ़ाएगा तो उसकी संस्कृति बढ़ेगी, तो उसके अंदर से पशुता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। आदान प्रदान मतलब कि हम किसी को अच्छी बातें बताएं और दूसरों की अच्छी बातों को सुने और उसको अपने जीवन में उतारें भी। तो आदान प्रदान से बढ़ती है। किसी की कोई अच्छी बात है, अच्छे गुण हैं, तो उसको अपनाने की कोशिश हम भी करें। तो जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जब कोई एक दूसरे देश में जाता है तो वहाँ की संस्कृति को देखता है, सुनता है, समझता है, या कोई दूसरा व्यक्ति हमारे देश में आता है तो यहाँ की संस्कृति को देखता है, सुनता है, तो अच्छी बातों से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। तो इस तरह से दोनों की जो संस्कृतियाँ हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति के धार्मिक रिवाज बन जाता है। अगर कोई चीज़ किसी के धार्मिक रिवाज में अच्छी लगती है तो उसको दूसरे धर्म के भी लोग अपने धार्मिक रिवाज में अपनाना चाहते हैं और अपनाते हैं। और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। ये संस्कृति होती है कि इसका आदान प्रदान होता है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। मतलब कि वह देश सबसे ज़्यादा संस्कृति के मामले में धनी होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा देशों की जातियों की संस्कृति का विकास होता है। मतलब कई देशों की जातियों की संस्कृतियों का मिला जुला उसमें गुण होता है। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रहे हैं। यही नहीं, बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि पूरे बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियां इस देश में आती रही हैं, उन सबकी संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। क्योंकि हमारा देश भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के और सभी समुदाय के लोग रहते हैं और अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज से अपना त्यौहार और अपना जो भी उनकी परंपराएं हैं उसको निभाते हैं। और एक दूसरे को देख करके लोग एक दूसरे के जो है रीति रिवाज में शामिल होते हैं और उनकी परंपराओं को सीखते हैं, अपनाते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में जो है भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो कि संस्कृति के मामले में सबसे विशाल है। यहाँ की संस्कृति को लोग जो है हर देश का व्यक्ति ये चाहता है कि भारत की संस्कृति को अपनाए और भारत की संस्कृति से सीखे। क्योंकि हमारे यहाँ जितने जाति और धर्म समुदाय के लोग निवास करते हैं और सबको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई उतनी कहीं नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ की जो संस्कृति है भारत की वो बहुत विशाल है और उदार हो गई है। आज पूरी दुनिया की जो संस्कृति है वो इसका आईना बन सकती है। और यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ, मतलब जब विदेश के लोग यहाँ पर आए और रहे और उन्होंने अपने रीति रिवाज यहाँ पर शामिल किए, तो उसकी बात हो रही है। तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। मतलब हमारी जो संस्कृति है वो दूसरों की संस्कृति से उसने अच्छी अच्छी बातों को लिया और इसी तरह से हमारी जो संस्कृति भारत की धीमे धीमे और विशाल होती गई और उसमें एक ताजगी आती गई। तो जब वो
उसका किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ तो उसमें ताजगी आ गई, मतलब और उसमें नयापन आ गया। असल में भारतीय संस्कृति में बसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आया है और इन चारों मौक़ों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाहट पैदा हुई है, जो फूल खिले हैं, वे हमारी संस्कृति को आज भी ताज़ा बनाए हुए हैं। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए। ये जो चार जो ऋतु की मतलब बात हो रही है, तो अलग अलग जातियों के जो लोग हमारे देश में आए, ये उनकी बात हो रही है। और जब वो आए, जैसे कि एक मौसम आने पर, एक मौसम के जाने के बाद जब दूसरा मौसम आता है तो फिर बदलाव हो जाता है, फिर तीसरा मौसम आता है तो फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव होता है, जैसे जाड़ा, गर्मी, सर्दी, बरसात। हर मौसम में आपको अलग अलग सब चीज़ें महसूस होती हैं ना, और हर मौसम में आप एक नयापन सा अंदर आता है। तो उसी तरह से ये हमारे देश में जो 4 अलग अलग जातियाँ आईं, उनके आने के बाद हमारी संस्कृति में और ज़्यादा, कहते हैं, जो फुलवारी और लहलहाहट ये जो पैदा हुई, मतलब कि हमारी जो संस्कृति है वो और फली फूली और बढ़ी और विस्तृत हुई और विशाल हुई। तो जब आर्य हमारे इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिल करके उन्होंने उस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। सबसे पहले हमारे देश में आर्य आए, है ना, और वो आर्यों की जो है, आर्य उस समय कहते थे उन लोगों को जो बहुत मतलब पढ़े लिखे और सभ्य लोग और संस्कृतवान लोग जो होते थे, उनको आर्य कहा जाता था। तो जब वो हमारे देश में आए तो उनकी संस्कृति बहुत अच्छी थी। तो उससे हमारी जो भारत में जो द्रविड़ जाति थी, वो दोनों ने मिलकर के उस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू और भारतीय संस्कृति कहते हैं। फिर दूसरा अध्याय वह है, मतलब जो अभी ऋतुओं की जो बात हुई कि, तो वही दूसरा अध्याय क्या है? दूसरा अध्याय वह है जबकि यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई। जब ये आर्य और द्रविड़ ने मिलकर के जो संस्कृति की नींव डाली, तो जब भी थोड़ा पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया। जब कोई चीज़ जो है बहुत दिनों तक जो चलती रहती है और उसमें परिवर्तन नहीं आता है, तो परिवर्तन संसार का नियम है ना, कि हमेशा बदलाव आने से ही नयापन आता रहता है। तो जब वही संस्कृति बहुत दिनों तक हो गई, पुरानी हो गई, तो उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके के फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ दूर हुई। रूढ़ियाँ मतलब जो पुरानी परंपराएं और मान्यताएं थीं। कभी कभी हमारी संस्कृतियों में जो कुछ पुरानी मान्यताएं और जो है रूढ़ियाँ होती हैं, वो भी आगे बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि कई संस्कृतियों का जब मिलन होता है तो कुछ अच्छाई के साथ कुछ बुराइयाँ भी आ जाती हैं। तो धीमे धीमे, तो जब कई साल हो गए और ये संस्कृति बहुत पुरानी हो गई, तो उसमें जो परिवर्तन इनको लाना था, जो उसकी रूढ़ियों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध और महावीर ने इसका विद्रोह किया। फिर जिसके कि परिणाम स्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ, बहुत सी बुराइयाँ दूर हुई और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई, मतलब नई हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। जब मुस्लिम लोग यहाँ पर आए, तब हिंदू धर्म से इनका जो संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम देश का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। तो पहले मुस्लिम आए, तो हमारा धीमे धीमे में थोड़ा उनकी भी संस्कृति और रीति रिवाज हमारे धर्म में शामिल हुए। फिर जब यूरोप के लोग आए, तो उन्होंने अपना ईसाई धर्म यहाँ पर प्रचार किया। तो और वो अपने साथ साथ, अपनी संस्कृति के साथ साथ यूरोप का विज्ञान भी यहाँ पर आया, और विज्ञान और बुद्धिवाद से हमारे देश का जो है संबंध, दोनों का जो संबंध हमारे भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम, हिंदुत्व मतलब जो हमारे हिंदू थे, और इस्लाम मतलब जो कि मुस्लिम्स थे, वो जो पहले से ही थे, इन दोनों का जो संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। तब इनमें और विस्तार आया और धीमे धीमे विशालता आई। तो इस प्रकार से हमारे देश में अलग अलग जातियों के और अलग अलग धर्मों के लोग आते रहे और अपनी संस्कृति का यहाँ पर विस्तार जो करते रहे। तो इसीलिए हमारी भारत की जो संस्कृति है,
उसको हम कह सकते हैं कि आज उस पूरी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है और इतनी विशाल और विस्तृत है जितनी कि पूरी दुनिया में किसी भी देश की संस्कृति इतनी विस्तृत और इतनी विशाल नहीं है। तो बच्चों, ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित ये निबंध है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इसका काम करने के बाद मुझे भेज दीजिएगा। ओके, बाय।